वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का अपना पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कौन सा भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित, तो ये है आपका भाग 3, ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। भाग 1 में आपने देखा था संघ और राज्य क्षेत्र था, भाग 2 में नागरिकता था, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता और संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। ये भाग 1 था, ये भाग 2 था, ये आपका भाग 3 है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। तो जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें लागू करने की शक्ति दी गई है किसे, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है, ठीक है। अगर आपका राज्य जो है किसी तरह से मौलिक अधिकार का हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 में क्या है जानते हैं। अनुच्छेद 13 ये न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है, यानी कि अगर कोई संसद या फिर राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता हो, ठीक है, या फिर वो समाप्त होते हैं या फिर मौलिक अधिकारों में कमी आती हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस जो है आपके विधि का जो है जो न्याय बना जो आपका विधि बनाई गई है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। अगर वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उसको समाप्त कर सकती है या फिर जितना वो उल्लंघन कर रहा है उतना तक समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो अनुच्छेद 13 आपने देखा कि 12 से 35 तक कहाँ है, तो ये आपका 12 से 35 तक जो भी है वो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में जबकि क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन आपका अनुच्छेद 13 है। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। इससे संविधान की सर्वोच्चता को ये सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की समानता के अधिकार का विस्तार वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये जो आपका समानता का अधिकार है या समता का अधिकार आप पढ़ते हो, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है आपके समानता के अधिकार या फिर समता के अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है, ये दोनों आपके संबंधित है अनुच्छेद 14 से, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति और धर्म, तो ये 5 आधार आपको याद रखने हैं। ये 5 आधार आपसे पूछे जाते हैं। इनके आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि इन 5 आधारों पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक मूल अधिकार है अनुच्छेद 15 में, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। क्यों, क्योंकि 14 से 18 तक आपके जो है जो भी दिए गए हैं वो सब समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 15 भी आपका इन 5 आधारों पर जो है प्रतिषेध का निषेध करता है, यानी कि इन पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति और धर्म के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की किन अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 14 और 16 के साथ अगर आप समाजवाद शब्द को जोड़ के पढ़ेंगे तो इससे जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार जो है आपको दिया जा सकता है, ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) जो है, ठीक है ना, इसके तहत जो है ये अवसर की समानता की गारंटी है, यानी कि राज्य में जो है जो भी आपकी सरकारी जो है नौकरियां भी आती हैं उनमें सभी लोग समान रूप से जो है क्या होंगे, अपने योग्यता के अनुसार आवेदन करने के लिए योग्य होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका अनुच्छेद 16(1) 16(2) में दिया गया है, अवसर की समानता की गारंटी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है, इसमें जो है संवैधानिक उपबंध किए गए हैं और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो ये आप
डायरेक्ट याद रखेंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक अगर भारत में आते हैं तो उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 15 में आपका क्या है कि इन 5 आधारों पर अभी आपने देखा कि कोई भी आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला हमारा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, यानी कि जो आपकी सरकारी सेवाएं होती हैं उनमें जो है सभी लोग समान रूप से क्या हो सकेंगे, भाग ले सकेंगे, उनमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा है वाक और अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण, और ये आपका अनुच्छेद 19 है जो आपके स्वतंत्रता की बात करता है। तो जितने प्रकार की स्वतंत्रता है ये सभी केवल किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। अगला हमारा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक वर्ग किसी दूसरे देश से आके जो है हमारे देश में उसका अपने हितों का संरक्षण नहीं कर सकता है। हमारे देश के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हीं के लिए अनुच्छेद 29 है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है, तो ये भी आपके अनुच्छेद 30 जो है ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है ये किस आधार पर निर्धारित होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपके निर्धारित होते हैं भाषा के आधार पर और आपके धर्म के आधार पर। अगला हमारा है भारतीयों और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 14 प्राप्त है इन्हें, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है ना। तो ये इन्हें प्राप्त है अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद 20 प्राप्त है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया जाता है, अनुच्छेद 20 ये भी आपके भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। ठीक है। इसके अलावा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 22 जो है ये भी भारत और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 ये भी जो है भारत क्या है किसके भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 यानी कि धर्म से संबंधित जो आपके मूल अधिकार हैं ये भी आपके भारत और विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है आपका। यह अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक, और अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया था, 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध बनाया गया। तो ये भी आप याद रखना कि अस्पृश्यता निवारण जो अधिनियम आया था ये कब आया था, तो ये आया था आपके 1955 में। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो उपाधियों का अंत। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि उपाधियों का अंत जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपके अनुच्छेद 18 से संबंधित है। इसमें एक नीचे आपका पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है ना। तो आपके आर्थिक समानता को जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये भी याद रखना कि अगर समानता की बात हो रही तो उसमें आर्थिक समानता की बात नहीं की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि इसी में आपका जो है अनुच्छेद 19 है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है ना, 19(1) में है या फिर 19(a) में है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। ये नंबर भी आपसे डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला तो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर आपका कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार आपको दिया गया है। कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं अपनी आजीविका के लिए। ठीक, अनुच्छेद 19(1)(g) का ये लास्ट में आपका है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 1(b) के तहत। संगम या संघ सरकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है आपके अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। ठीक, यानी कि किसी भी राज्य क्षेत्र में आप जो है जाकर के घूम सकते हैं। और इसमें जो है आपका एक आपका अपवाद है जिसमें आपके जो अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है ना, अंडमान निकोबार इन सब क्षेत्रों में, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। अभी आपने देखा ये वाला वृत्ति आजीविका आप कर सकते हैं। इसके अलावा
भारत के किसी भी भाग में आप जा करके बस सकते हैं, और ये बसने का जो अधिकार है, इसमें भी आपके अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, जो आपके संरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको निषेध किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो यानी कि किसी ने भी अगर अपराध किया है तो ये आप नहीं कह सकते हो कि आप अपने ही विरुद्ध गवाही दो। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20C में या फिर अनुच्छेद 20(3) में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो स्व अभिशासन क्या है? यही है कि अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी को आत्म अभिशंसन या फिर स्व अभिशासन से संरक्षण कहा जाता है अनुच्छेद 20C में। इसके अलावा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में और आपके दोहरे दंड से जो बचाता है, ये आपका अनुच्छेद 20(1) है। दोहरे दंड से संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 20(2) है। ठीक है। दोष सिद्धि से संरक्षण यानी कि अगर आपने कभी कोई अपराध किया है, आपने एक बार कोई अपराध किया, उस समय उस अपराध से संबंधित कोई कानून नहीं था, तो आप अगर उसके बाद आपका कोई कानून बनाया जाता है तो आपको उसके लिए अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि आपने वो अपराध पहले ही किया था। दोहरा दंड क्या है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ये आपके दोहरे दंड से संरक्षण है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपका जो अनुच्छेद 21 है। ठीक है ना। जीवन का अधिकार आपका कह सकते हो इसको। तो यही आपके विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। मेनका गांधी से संबंधित केस था ये। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित ये है आपका अनुच्छेद 24। ठीक है ना। अनुच्छेद 23 में क्या है? तो अनुच्छेद 23 में किसी से भी बच्चे का खरीद फरोख्त यानी कि उसका दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। और उसे बेगारी नहीं कराई जा सकती, अनुच्छेद 23 था। ठीक। अनुच्छेद 24 में आपका क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह के कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो आपका हिंदू शब्द प्रयुक्त किया गया है अनुच्छेद 25 में, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अंतर्गत आपके बौद्ध, जैन और सिख ये शामिल हो जाते हैं। यानी कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आपके बौद्ध भी शामिल हैं, जैन भी शामिल हैं और सिख धर्म ये सम्मिलित है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। तो ये भी आपका संस्कृति से संबंधित, आपके संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। ठीक है। शिक्षण से संबंधित अधिकार। तो ये आपका क्या करता है कि अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा उनको संचालित करने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 में आपको बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराता है, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन लागू कराता है? तो हाई कोर्ट। ठीक है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका। ठीक है। तो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अगर लगा रहेगा तब आप बताएंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसे ही भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की हृदय एवं आत्मा। लेकिन अगर ये नाम नहीं लिखा रहेगा तो आपका संविधान की हृदय और आत्मा क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी प्रस्तावना। ठीक है ना। तो अगर आपके भीमराव अंबेडकर का नाम लिखा है तभी आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया है, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 ये किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं प्रदान करता है, ये एक संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना कि एक संप्रदाय को अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 26, किसी व्यक्ति को नहीं। ठीक। तो इसमें धर्मावलंबियों को अपने धार्मिक संस्था की स्थापना वो कर सकते हैं एक संप्रदाय से संबंधित, और उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका जारी की जा सकती है? तो अभी अनुच्छेद 32 देखा आपने। अनुच्छेद 32 आपका धार्मिक नहीं था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, और उसी के अंतर्गत आपका ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, आपकी रिट जो है जारी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है आपका ये जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला हमारा है, संविधान को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो संविधानिक जो आपका ये था कि आपने देखा था प्रस्तावना में ही, ठीक है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल वाद देखा था आपने, 1973 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके आधार पर कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये जो है संसद को ये अधिकार प्रदान किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के बाद। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके केवल संवैधानिक अधिकार बनाया गया? तो ये देखिए, पहले जो है जो संपत्ति का अधिकार था ये भी मौलिक अधिकार था, यानी कि कुल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो पहले 7 थे, जिसमें एक आपका संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे कहाँ ले जाके रखा गया? अनुच्छेद 300 क में। ठीक है ना, अनुच्छेद 300 क में रखा गया। पहले ये कहाँ था? तो ये पहले था अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19(1) च में था। ठीक है ना, इन दोनों में संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 19(1) च में, अनुच्छेद 31 में। इसे हटा करके जो है कहाँ रखा गया? तो अनुच्छेद 300 क में रखा गया। तो पहले ये मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया? तो अब एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो अभी आपको बताया गया कानूनी अधिकार, यानी कि वैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया है, मूल अधिकारों से इसे हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 क में इसे रखा गया है। सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का भी अधिकार जो है आपका आरटीआई एक्ट आपने पढ़ा होगा, आरटीआई एक्ट। ठीक है ना, सूचना का अधिकार कब आया था? ये 2005 में आया था, और ये भी आपका एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, यह भी आपका एक कानूनी अधिकार है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन कि संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद में जो है संशोधन किया गया था? तो ये आपका 103वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 103वां संविधान संशोधन था, और इसमें जो है अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में परिवर्तन करके ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन, और संशोधन किस अनुच्छेद में हुआ था? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6). ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार जो है आपका मूल अधिकार है, और किस, यहाँ पे अनुच्छेद गलत लिखा हुआ है, 300A आपका किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से। तो ये मूल अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार कौन सा है? तो अनुच्छेद 21 क या फिर 21A आपने पढ़ा होगा। ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। गैर नागरिक यानी कि जो आपके भारत के नागरिक नहीं है, जो विदेशी नागरिक भारत में आते हैं, उनको भी आपके जो आपके रिट जारी करती हैं सुप्रीम कोर्ट, ये उनको उपलब्ध हैं। ओके, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत आपका 20 और 21 जो है, इसे जो है क्या नहीं किया जा सकता है? समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो स्वतः जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन 20 और 21 को जो है नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्र आपके क्या आपातकाल लागू होने के बावजूद भी। बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में ये पारित किया गया था। इसके अलावा आप ये देख लेंगे, ये आपसे पूछा जाता है लिस्ट जो आपको ये नीचे दी गई है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में है। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपके 29, 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? तो जो आपका अनुच्छेद 32 है वही आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो कुल कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे।